नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई अभी भी जारी है और इसी कड़ी में गुरुवार को भी राजधानी लखनऊ में नगर निगम के अमीनाबाद के हनुमान मंदिर परिसर के घंटाघर पार्क में अवैध रूप से तैयार की गई दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त जमीन पर इन दुकानों का जब निर्माण हुआ था वो नगर निगम का पार्क था और यहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ लंबे समय से ही क्षेत्रीय पार्षद सुनीता सिंघल और उनके पति विनोद सिंघल आवाज उठा रहे थे। इस अवैध निर्माण को लेकर साल 2019 से ही एक एलजीए की तरफ से नोटिस भी जारी किया जा चुका है और ऐसे में बार बार निर्माण को रुकवाने के लिए निर्देश देते हुए लोगों को समझाया गया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण होता रहा और आखिरकार गुरुवार को नगर निगम ने ध्वस्तीकरण किया है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। तो वहीं इस अवैध निर्माण को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारी अपना पल्ला झाड़कर दूसरे की तरफ इशारा करते दिखे। शहर के बीचों बीच अमीनाबाद जैसी जगह पर इस जमीन की कीमत करोड़ों बताई जा रही है। असल में जहां निर्माण हुआ वो मार्केट के बीचों बीच का हिस्सा है और ऐसे में ये संभव नहीं है कि चोरी छुपे निर्माण हो गया हो। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अवैध निर्माण की जानकारी सभी जिम्मेदारों को थी, लेकिन शायद अपने फायदे के लिए कार्रवाई नहीं की गई। अवैध निर्माण के मामले में आरोपी अशोक पाठक के खिलाफ एफआईआर भी की गई है और साथ ही अवैध निर्माण गिराने में जो खर्च आया है वो भी वसूल किया जाएगा। रायबरेली में निजी नर्सिंग होम संचालक पर अश्लील बातें करने का एक आरोप सामने आया है। आपको बता दें कि अस्पताल की महिला कर्मी के मुताबिक संचालक ने उसे रुपए देकर रात में रुकने की बात कही। तो वहीं पीड़ित महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम पहुंचकर हंगामा किया और पीड़ित महिला ने पुलिस को भी तहरीर दी है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है जनता हॉस्पिटल में, जो इंदिरा नगर में है। वहाँ पे जो है सानू सर हैं, उन्होंने हमसे गलत बात की है। धर्मराज सर हैं, वो जो है गलत बात बोलते हैं। 3-4 दिन से गलत बात बोल रहे थे, जो हम मना कर रहे थे लेकिन वो मान नहीं रहे थे। फिर उन्होंने हमें रात में रुकने के लिए कहा पैसे दे देंगे, तो हमने मना कर दिया और वहाँ से चले आए। ये बात आके हमने अपने घर में बताई, तो हमारे भाई साहब गए बात करने गए, तो वहाँ पे जो है उनको भगा दिया गया, बात नहीं किया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि वहाँ तोड़ फोड़ हुई है, तो उसका इल्ज़ाम हमारे घर वालों पे लगा रहे हैं वो लोग, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इसकी शिकायत हम प्रशासन से करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के बीच कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक फांसी के फंदे से लटका हुआ उसका शव बरामद किया गया और अब आपको बता दें कि मृतक की पहचान काशीपुर विधानसभा निवासी अर्जुन चौरसिया के रूप में हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी ने शोक भी व्यक्त किया। पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया है कि कोलकाता में अमित शाह के स्वागत समारोह के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर रहने वाले थे, लेकिन अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे और टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे कार्यकर्ता, साथ ही गुरुवार को सिलीगुड़ी रैली में भी उन्होंने एक बार फिर से सीएए लागू करने के संकेत दिए थे। अमित शाह ने इस दौरान टीएमसी सीएए के बारे में अफवाह फैलाने की बात कही और कहा कि इसे लागू नहीं किया जाएगा और ये अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोविड-19 की लहर समाप्त होगी, हम सीएए को जमीनी तौर पर लागू कर देंगे। ममता दीदी घुसपैठ कराना चाहती हैं, लेकिन सीएए एक हकीकत था और रहेगा। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है और अदालत इस मामले में अब 10 दिनों में अपना फैसला सुना सकती है। आजम खान सिर्फ इसी एक मामले में ही जेल में बंद है और अगर इस मामले में आजम खान को जमानत मिल जाती है तो वो तकरीबन 2.25 साल के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। इस मामले में अदालत पहले भी सुनवाई पूरी कर चुका था और अब पिछले साल 4 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री आजम खान अब सिर्फ शत्रु संपत्ति मामले में ही जेल में बंद है। उनके खिलाफ जो 87 आरोप दर्ज थे और जो आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें से 86 में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। बाकी अलग अलग मामलों में निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है।
और इसी बीच बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बग्गा के खिलाफ 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज किया गया था और उस पर भड़काऊ बयान देने और शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप समेत कई मामलों में अपराध दर्ज किया गया। दरअसल बग्गा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर उन पर हमलावर रहे हैं। मार्च महीने में ही कश्मीर पंडितों को उनके पलायन पर जुड़ी एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई थी और इसे टैक्स फ्री न करने को लेकर सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में एक बयान दिया था, जिस पर काफी बवाल मचा और इसी पर बग्गा ने भी ट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, जिसमें बग्गा पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने निगम से जाते जाते दिल्ली को तहस नहस करने की योजना बनाई है और बुलडोजर चलाकर बीजेपी 60 लाख लोगों को बेघर करना चाहती है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार लोगों को जहां झुग्गी है वहां मकान योजना से मकान देने में जुटी है। वहीं बीजेपी के मेयर और पार्षदों ने फ्लैटों में बालकनी बनाने के नाम पर पैसे खाए और अब उनके आलिशान और आशियानों पर बुलडोजर चला रहे हैं। केंद्र सरकार पहले ही बीजेपी के मेयर और पार्षदों के घर पर बुलडोजर चलाए। डिप्टी सीएम यहां पर यह कहते हुए नजर आए, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी के नेताओं, पार्षदों और महापौर ने मिलकर पिछले 15 सालों में अवैध निर्माण की मंजूरी दी है। बीजेपी के लोगों से अपील है कि कार्रवाई करनी है तो उन पार्षद और महापौर पर की जाए जिनके कार्यकाल में यह अवैध निर्माण हुआ है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली में 1750 कच्ची कॉलोनियां हैं, जहां 14 लाख परिवारों के 50 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली में 860 झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, जिनमें 10 लाख लोग रहते हैं। बीजेपी यहां भी लोगों को नोटिस दे रही है और अगर इनके घरों पर भी बुलडोजर चलवाकर लोगों को बेघर करना चाहती है। और इसी बीच झारखंड में अवैध खनन और मनरेगा घोटाले मामले में परिवर्तन निदेशालय ने आज तड़के ही झारखंड समेत अनेक राज्यों में 18 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी झारखंड में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस महिला अधिकारी के ठिकाने पर भी हो रही है और ये महिला अधिकारी खूंटी में जिला उपायुक्त के पद पर तैनात रह चुके हैं। अब तक हुई छापेमारी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हो चुके हैं और छापेमारी आज देर शाम तक चलने की संभावना है। दरअसल आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया है कि आज तड़के ही छापेमारी मुंबई, दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद, गुरुग्राम समिति, जयपुर, कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर, सहरसा और झारखंड की राजधानी रांची और उसके एक अन्य जिले खूंटी में हो रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मामले में परिवर्तन निदेशालय ने झारखंड राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में खूंटी जिला में हुआ 18 करोड़ का मनरेगा घोटाला भी शामिल है। ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले में परिवर्तन निदेशालय ने खूंटी जिले में तैनात सहायक अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को कल कोलकाता से गिरफ्तार भी किया था। उससे पूछताछ के दौरान ही अनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। और शिवसेना और राज ठाकरे के बीच जुबानी जंग अभी भी जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के भाषण का एक पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया और इस वीडियो क्लिप शेयर करने पर शिवसेना पर उन्होंने निशाना साधा है। इस वीडियो क्लिप में बाला साहेब मराठी भाषा में लोगों को बोल रहे हैं कि लाउडस्पीकर बंद होना चाहिए। अब राज ठाकरे के इस सवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत का जवाब आया है। देश में हर जगह लाउडस्पीकर पर राजनीति हो रही है और मस्जिदों में लाउडस्पीकरों को हटाने के मुद्दे को लेकर बाला साहेब के कुछ पुराने क्लिप शेयर किए जा रहे हैं। उन्होंने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि उस दौरान उन्हें लाउडस्पीकर से कभी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन अब उनके पास ये मुद्दा है क्योंकि उनके भाई महाराष्ट्र के सीएम हैं।
और हिमाचल में पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कल रात को ही रांगड़ा में पुलिस अधिकारियों ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें नकल कराए जाने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। पुलिस विभाग के बड़े लोगों पर मामले को छिपाए जाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं चुनावी साल में इस सरकारी नाकामी के सामने आने के बाद सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। प्रदेश भर में 27 मार्च को हुई पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। अभ्यर्थियों ने 6 से 8 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र और उसके उत्तर ले लिए थे। परीक्षा में अप्रत्याशित 70 अंकों के साथ पास हुए। माना यह जा रहा है कि पेपर किसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। पेपर लीक करने वाले और आरोपी हरियाणा और दिल्ली से बताए जा रहे हैं। इधर तीनों ही अभ्यर्थी पुलिस हिरासत में है, लेकिन कांगड़ा पुलिस ने पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद कांगड़ा के गगल थाने में गुरुवार की देर रात को आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। और इसी बीच कोरोना की बात करें तो कोरोना से भारत में मौत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। दरअसल WHO ने अपनी रिपोर्ट में भारत के अंदर कोविड-19 महामारी के चलते करीब 47 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया। WHO की तरफ से गुरुवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच करीब 47 लाख लोगों की मौत हो गई, जबकि आधिकारिक तौर पर दिए गए आंकड़े से करीब 10 गुना ज्यादा है। देश के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने WHO की तरफ से कोरोना या इसकी प्रभावित की वजह से भारत में 47 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त मॉडलिंग पद्धति पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो इस संबंध में वैश्विक स्वास्थ्य निकाय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से निराश हैं, जो सबके लिए एक ही नीति अपनाने के समान है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव, नीति आयोग के सदस्य VK पॉल और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया समेत कई अन्य विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार किया है और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस दौरान VK पॉल ने WHO की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि भारत वैश्विक निकाय को पूरी विनम्रता के साथ और राजनयिक चैनलों के जरिए आंकड़ों और तर्कसंगत दलीलों के साथ स्पष्ट रूप से कहता है कि वो अपने देश के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली से सहमत नहीं है। तो ये पंजाब के किसानों को लेकर भगवंत मान की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। यहाँ पंजाब के CM भगवंत मान ने ऐलान किया कि राज्य में अब मूंग की दाल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। पंजाब सरकार ने इस फैसले के बाद राज्य के किसान अब साल में 2 नहीं बल्कि 3 फसलों का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब में CM भगवंत मान ने बयान जारी कर कहा कि मूंग की फसल 55 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। हमारे पास टाइम है। अगर 15 मई तक मूंग की फसल तैयार हो जाएगी तो 10 जुलाई तक वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद किसान धान की 126 और बासमती की फसल उगा सकते हैं। भगवंत मान ने आगे ये भी कहा कि हम मूंग की फसल पर MSP का ऐलान करते हैं। आपकी जितनी भी मूंग की फसल होगी हम उसको MSP पर खरीदेंगे। अगर आप मूंग उगाना चाहते हैं तो जरूर उगाएं, लेकिन उसके बाद धान की 126 और बासमती की फसल को अपने खेत में उगाएंगे। तो वहीं एक लंबी राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने देश में वापसी कर ली है। तेजी के साथ एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है। हालांकि इस बार दिल्ली में कोरोना के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, पर अब इस कड़ी में बिहार का नाम भी शामिल हो गया है, जहां कोरोना के 4 नए स्ट्रेन सामने आए हैं। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण और इसके बदलते वेरिएंट ने दुनिया में कितनी तबाही मचाई है ये किसी से नहीं छुपा है, पर एक लंबे इंटरवल के बाद कोरोना की वापसी हो गई है। देश में लगातार कोरोना के मामलों में रफ्तार साफ देखी जा सकती है, पर इस बीच अब बिहार में कोरोना के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 नए वेरिएंट मिले हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओमिक्रॉन फैमिली के 4 नए स्ट्रेन्स में एक पेरेंट वेरिएंट BA.2.12 है, जो काफी खतरनाक है। इसमें संक्रमण की दर अन्य वेरिएंट से 10 गुना अधिक है। वहीं सिस्टर वेरिएंट भी खतरनाक बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिहार में ओमिक्रॉन स्ट्रेन के कई नए म्यूटेशन सामने आए हैं, जिस पर स्टडी की जा रही है।
तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर में बिहार में ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 अधिक पाए गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान ओमिक्रॉन के वेरिएंट की भरमार रही, जिसके बाद उसे कम्युनिटी स्प्रेड मान लिया गया था। इस बार कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच हो रही जीनोम सीक्वेंसिंग में भी ओमिक्रॉन फैमिली के नए स्ट्रेन मिल रहे हैं। इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक माइक्रोवायरोलॉजी विभाग की HOD प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता कुमारी बताती हैं कि 13 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन फैमिली के म्यूटेशन वेरिएंट पाए गए हैं, जिनमें ओमिक्रॉन फैमिली की सिस्टर स्ट्रेन और पेरेंट वेरिएंट है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के माइक्रोवायरोलॉजी विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर अभय बताते हैं कि 13 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी में ओमिक्रॉन की फैमिली के वेरिएंट पाए गए हैं। इसमें 4 तरह के स्ट्रेन हैं। एक पेरेंट वेरिएंट BA.2.12 पाया गया है, जबकि 5 सैंपल में BA.2 पाया गया है। वहीं 6 सैंपल में BA.2.10 पाया गया है। ये भी बिहार के लिए नया है। इस तरह BA.2.10.1 भी एक सैंपल में पाया गया है। डॉक्टर अभय का कहना है कि बिहार में मौजूदा समय में 4 वेरिएंट हैं। इसमें पेरेंट वेरिएंट BA.2.12 खतरनाक है। साइंटिस्ट डॉक्टर अभय का कहना है कि ओमिक्रॉन में कई म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन के कारण ग्रोथ एडवांटेज अधिक है। दिल्ली में BA.2.12.1 स्ट्रेन मिला है, जबकि बिहार में BA.2.12 मिला है, जो दिल्ली वाले वेरिएंट से काफी खतरनाक है। बाकी के सभी ओमिक्रॉन फैमिली के सिस्टर स्ट्रेन हैं। म्यूटेशन के बाद स्ट्रेन का ग्रोथ एडवांटेज बढ़ा है, जिससे संक्रमण की दर अधिक है। दिल्ली वाले स्ट्रेन में म्यूटेशन का सबसे क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर बिहार में मिला है, जिसमें संक्रमण दर अधिक है। हालांकि अभी इसकी बहुत स्टडी नहीं हो पाई है। इस पर शोध किया जा रहा है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।